नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, इसका पहला वीडियो आपका था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता, जिसमें से हम लोग ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से जितने सारे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग वहाँ पे डिस्कशन के साथ कंप्लीट किए हैं। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ जाकर उसको देख लें। अगर आप उसको ढंग से देख लेते हैं तो ना ही आपसे हड़प्पा सभ्यता से एक भी क्वेश्चन छूटेगा और ना ही वैदिक सभ्यता से। और इन सब चैप्टर से प्रश्न करीब करीब सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एक बार चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप परिपूर्ण हैं। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपसे जीके जीएस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। आज का अगर बात करें चैप्टर नेम, तो ये आपका महाजनपद है। इससे भी क्यों, देखिए, महाजनपद जो भी था उसका राजधानी वगैरह पूछता था, किसके काल में था, उसके राजा कौन थे। जैसे मगध की बात करें, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था, उसकी राजधानी कहाँ थी। ऐसे ऐसे देखिए, अगर मगध की राजधानी के बारे में पूछे तो ये आपका 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा था कि इनमें से बताएं कौन से मगध की राजधानी थी। तो ऐसे ऐसे आपका बीपीएससी में हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, कहीं भी आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अगर कंप्लीट एक बार टॉपिक को कर लें तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है उसको आप लाइक करें। और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कुल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन है। कितने? महाजनपद से जितने भी इस टॉपिक से कंप्लीट क्वेश्चन है वो कितना है? 60 क्वेश्चन है। इसे आप कर लीजिए, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। और साथ ही साथ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन इसमें या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको कुछ काम होता है वीडियो देखने दरमियान में, तो सबसे पहली बात कि आप जो भी काम होता है उसको निपटा के बैठें। दूसरा, कुछ काम होता है तो आप उसको वीडियो को पॉज कर दें। नहीं तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन वहाँ पूछ दे, तो वो छूट जाए तो फिर गड़बड़ है थोड़ा आप। तो इसलिए आप बने रहें। और 60 क्वेश्चन है तो आराम से 20 से 30 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिया हुआ है महाजनपद, एक तरफ महाजनपद है, उसकी राजधानी है। आपसे एग्जाम में ऐसा या फिर आपको सम्मिलित करने के लिए पूछ दे, या फिर आपको इसमें से किसी एक को उठा के गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, जैसे फिर कौशल की राजधानी कहाँ थी, ऐसे आपसे पूछ सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक ही प्रश्न में 4 राजधानी को देख लें तो याद करने में भी आसानी होगी, और 2-3 बार इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा या फिर इसको देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये फिर याद हो जाएगा, इसको भूलिएगा नहीं आप। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करें अगर गंधार की, गंधार की राजधानी कहाँ थी? ये तक्षशिला। कहाँ पे? तक्षशिला। तक्षशिला किसकी थी? तक्षशिला की राजधानी गंधार। ठीक है। गंधार महाजनपद है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा है सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन का कहाँ हो जाएगा? मथुरा। सूरसेन का मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। और वत्स का, वत्स राजधानी ये कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और कौशल श्रावस्ती। ये चारों देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के उस शासक का नाम क्या है जिसे कुनिक कहा जाता था? किसको? अजातशत्रु को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने की? उदयन ने गंगा एवं सोन की नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ठीक है। आगे देखिए, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था
जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला बात देखिए इसमें से, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं? उस शासक का नाम क्या है? कालाशोक। इसमें से आपको दो क्वेश्चन निकल गया कि कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है, तो काकवर्ण। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे हम लोग देख लेंगे जब हम लोग बौद्ध और जैन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से ये सारे प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी कब? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर एवं पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? किस नदी पे? झेलम नदी पे। झेलम नदी पे। एक पार था सिकंदर आपका, दूसरे पार था पुरु की सेना या पोरस की सेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मातृभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? कौन सी मातृभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माना गया है? क्या हो जाएगा ये? उत्तरी काले पौलिस्कृत बर्तन। उत्तरी काले पौलिस्कृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? भोजक और ग्राम भोजक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए ये। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? किसे? ये आपका घनानंद को। किसको कहा गया है? घनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? ईरानियों ने। दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फरास साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, यानी क्षत्रपी बनाया? उसमें प्रांत को क्षत्रपी कहा जाता था। क्षत्रपी। किसने? ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? उस शासक का नाम बताइए। क्या है? डेरियस या दैरबाहु प्रथम। डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाइडेस्पस या बिस्तता आधुनिक क्या नाम है, झेलम, बिस्तता का आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? किन किन शासकों के बीच हुआ था? सेल्यूकस एवं सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किसमें? सेल्यूकस एवं पोरस के मध्य हुआ था। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व। तो इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में शासक का नाम है और दूसरे में दिया हुआ वंश कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित था। ठीक है, पहला देखिए, पहला अगर बात करें हम लोग, बिंबिसार। बिंबिसार किससे है? हर्यक वंश से। बिंबिसार हर्यक वंश से। कालाशोक, कालाशोक शिशुनाग वंश। ठीक है, और महापद्मनंद ये नंद वंश से। और बचा मौर्य वंश, ये बिंदुसार। बिंदुसार किससे? मौर्य वंश से। तो इसे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में वही है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक में महाजनपद है, दूसरा तरफ आधुनिक क्षेत्र है। ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर घटना चक्र देखिएगा तो लमसम ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। कोई आपका बीपीएससी में पूछा है, कोई यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कोई रेलवे में, कोई ग्रुप डी में, कोई एनटीपीसी, एसएससी में। तो आप इसको आराम से देखिए। और सबको, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन था महाजनपद, उसकी राजधानी, और महाजनपद उसका इसमें क्या है? आधुनिक क्षेत्र। आधुनिक क्षेत्र मतलब वर्तमान समय। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें महाजनपद, मगध है, वत्स है, कौशल, अवंती। आप मुझे चारों का राजधानी कहाँ पे था कमेंट बॉक्स में बताइए। मगध की राजधानी कहाँ थी, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशल की कहाँ थी, और अवंती की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, अब देखिए, अगर आधुनिक क्षेत्र देखें उसका, आधुनिक क्षेत्र की अगर बात करें, मगध का पटना व गया जिले के क्षेत्र। ठीक है, दूसरा देखिए वत्स का इलाहाबाद का क्षेत्र, जो वर्तमान में आपका प्रयागराज है। और कौशल आपका अवध का क्षेत्र, और अवंती मालवा का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। राजगिरी या गिरिब्रिज। इस बार बीपीएससी में पूछा था, 66वीं बीपीएससी में, जो आपका 27 दिसंबर को हुआ, कि 4 ऑप्शन दिया था, उनमें से पूछा कि इसमें से कौन सी मगध की राजधानी थी। तो ई ऑप्शन भी था, उसमें सब कुछ दिया हुआ था, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो प्रथम राजधानी राजगिरी नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। तो लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने सारे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इसको आराम से देखें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें आप। अगला देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया? किसने किया? उदयन ने। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में, किसकी राजधानी? मगध की राजधानी, मगध की राजधानी के रूप में चयन किया। किसको? पाटलिपुत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ये अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, इसे आप याद रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसमें से कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था, मतलब उसके समय में था? अगर समकालीन का मतलब हम लोग बताएं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अभी आपका पीएम कौन है? मोदी जी हैं। और अगर बात करें ब्रिटेन में इस समय कौन है?
ब्रिटेन में, अमेरिका में। तो जो वर्तमान है ये मान लीजिए इनके समकालीन कौन है, मोदी है, मोदी के समकालीन ये दोनों हैं। तो उसी तरह राजा जो सिकंदर था मगध का, कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, कौन सा, घनानंद, कौन सा, घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष सबसे पहले किस सदी में हुआ था? किस सदी में है? छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, उसमें से कौन सा कारण, कौन कौन से कारण थे? सबसे पहले देखिए, पहला कारण है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से अब तक है जलनशील भावना। वैसे आप में नहीं है लेकिन हमारे समाज में ये है, ये भी तत्व ये शामिल है प्राचीन काल से अब तक। अगला देखिए, खैर जाने दीजिए वो सब। अगला है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इनमें से चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ राजा दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी राज्य। एक तरफ आपका राजा का नाम है, दूसरी तरफ उसकी कौन से राज्य थे। एक तरफ प्रघोत है, उदयीन है, प्रसेनजीत है, अजातशत्रु है। दूसरी तरफ मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मिलान करें हम लोग, सबसे पहले देखिए प्रघोत, इसके राज्य का नाम क्या था, अवंती। ठीक है, उदयीन, अगर उदयन की बात करें ये वत्स, उदयन कहाँ का था, वत्स का। अगला देखिए प्रसेनजीत, इसका अवंती राज्य था। और अजातशत्रु ये मगध। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कुछ कुछ स्रोत से यह पता होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पे, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? कौन था? डेरियस। कौन? डेरियस, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? वज्जी, जो वर्तमान नाम क्या है, वैशाली। किसके साथ? वज्जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ, रथ मुसल क्या होता था, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध किस राज्य, मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र। आप शायद अगर बाहुबली देखें, बाहुबली 2, उसमें दिखाया गया है पत्थर फेंकने वाला। महाशिलाकंटक नामक युद्ध हथियारों का प्रयोग किया गया, किस शासक ने किया था ये? किसने? अजातशत्रु ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पहली बार रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? नंद वंश का अंतिम सम्राट का नाम क्या है? घनानंद। क्या है? घनानंद। जिसे चंद्रगुप्त ने उसके गद्दी से हटा के ये मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, किसके शासनकाल में? भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। कब? 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राजाओं पर विचार करें। सबसे पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है प्रसेनजित। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? कौन बुद्ध के समकालीन थे? सबसे पहला देखिए, अजातशत्रु भी, बिंदुसार भी, प्रसेनजित भी, ये तीनों बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, ये तीनों बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, अगला देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? मगध जैसे बड़े महाजनपद, बड़े राज्य का उदय हुआ, उस समय क्या कारण था? क्या कारण था? सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग। अब देखिए, जंगल भी होता तो हाथी भी निकल गया, लकड़ी हो गया, उपजाऊ भूमि था खेती के लिए, तो इन सब कारणों से मगध एक सबसे बड़ा महाजनपद के रूप में सामने आया। अगला देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसको? जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किसने? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्यों में कर दिया? किसने? अंग एक महाजनपद थी जो आपका वर्तमान में भागलपुर क्षेत्र में है, भागलपुर बिहार में। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। ठीक है, तो प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किसने किया था? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? किस राज्य का? काशी का। काशी का विलय मगध में नहीं किया था, और बाकी सबका, ये अवंती है, वत्स है, कौशल है, इन सबको मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? किसने? अजातशत्रु ने। किसका विलय? काशी और लिच्छवी का विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी आपसे ऐसे सेंटेंस वाला क्वेश्चन पूछे, सही है या गलत है, सबसे बढ़िया क्या पूछ रहे हैं? सही नहीं है। तो इसे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आप फटाफट पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, उसको आप टिक करके निकल जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग कथन देखें, देखिए, सबसे पहला, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये सही है। अगला देखते हैं, महापद नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रातक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। अब देखिए, प्रश्न बनता है कि इकराट की उपाधि किसने धारण की थी? तो महापद नंद ने। इसे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। कौन कौन? गिरिब्रिज, ये राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, ये भी सही है। मतलब तीनों कथन ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से।